हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल दीपा एजुकेशन जे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी वीडियो री एग्ज़ाम 2023 में जनरल स्टडी के कुछ परीक्षा में आने वाले प्रश्न। देखिए, मैंने सेल्फ एनालिसिस किया है और विगत वर्षों में किस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे हैं वो सभी टाइप के क्वेश्चन मैंने आज की सीरीज़ में लिया हुआ है। तो ये प्रैक्टिस सेट नंबर 8 होगा, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो अगर सेशन पसंद आ रहा हो, चैनल पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और ये क्वेश्चन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके फैक्ट्स, तो ये भी जानते रहिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के 24 तीर्थंकरों में अंतिम थे। पहला पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर स्वामी। तो मैं आपको पहले बता दूं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे और 24वें और अंतिम तीर्थंकर जो थे वो महावीर स्वामी थे। 30 वर्ष की अवस्था में अपने बड़े भाई नंदीवर्धन और अपने माता पिता की आज्ञा से ये गृह त्याग कर मोक्ष के लिए निकल चुके थे। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखिए, ये सारी चीज़ें आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुल तीर्थंकरों की संख्या भी पूछ ली जाएगी, अंतिम पूछ लिए जाएंगे, पहले पूछ लिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, ऋषभदेव है पहले, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ठीक, आगे है क्वेश्चन, जैन मतानुसार उनके अंतिम में से एक पहले तीर्थंकर कौन थे। तो देखिए, क्वेश्चन कैसे घुमा दिया है। तो मैंने आपको पहले बताया था 24 तीर्थंकर हुए थे और अंतिम से एक पहले यानी 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा है। तो ए है पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर और फिर डी में ऋषभ ही देव दे दिया हुआ है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। 23वें तीर्थंकर का नाम इसलिए महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इनके बाद से जो जैन धर्म था उसको एक अलग ही दिशा मिली थी। तो ध्यान रखिएगा, 23वें पूछे हैं तो यहाँ पे पार्श्वनाथ आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे है क्वेश्चन, भरहूत भूमिका या भरहूत का संबंध किससे है। ए है जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से। तो इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। और आपको पता है कि जैन धर्म और बौद्ध धर्म से जो फैक्ट्स हैं उनसे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। और भरहूत भूमि और भरहूत स्तूप की अगर बात करें तो ये बौद्धों के द्वारा निर्माण की जाने वाली, बौद्धों के विश्राम करने वाली, बौद्धों के निवास स्थान, यानी जो भी व्यक्ति आजीवन बौद्ध भिक्षु बनता था उनके लिए निवास स्थान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता था। तो ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी एक धार्मिक स्थल है। ए है जैनियों का, बौद्धों का, ईसाइयों का, हिंदुओं का। तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा बौद्धों का। देखिए, महात्मा बुद्ध की बात करें तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में और इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे पूछ सकता है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इन्होंने पहला प्रवचन कहाँ पर दिया था, तो सारनाथ में दिया था। और इनके पहले प्रवचन को जो है, पहले उपदेश को या पहले प्रवचन को हम जो है धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये सारे फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। लुम्बिनी में बात करें तो इनका जन्म हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। आगे है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। तो ए है पद्मा, जमुना, मेघना, सांगपो। तो मेघना नाम से जानी जाती है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं कि गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों जो जलधारा मिलती है ये बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो जब जिस स्थान पर ये बंगाल की खाड़ी के पास जब ये मिलती हैं बांग्लादेश में इधर, तब ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो इन दोनों की संयुक्त जलधारा जो होती है वो मेघना के नाम से जानी जाती है। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार परीक्षा में आता है। भारत की सबसे अधिक नौगम्य नदियां कौन सी हैं। ए है कावेरी और गोदावरी, बी गंगा और सिंधु, सी गंगा और ब्रह्मपुत्र और डी है ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं वो भारत की नौगम्य नदियां हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नदियों से प्रश्न आपकी परीक्षा में हर बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछने से ये क्वेश्चन जो है ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि विगत वर्षों में आए हुए ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आए पूछे जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर आगे है क्वेश्चन, कौन सी नदी निम्नलिखित में से कौन सी नदी सीधे गंगा में आकर मिलती है। यानी वो किसी की सहायक मतलब किसी शॉर्ट नदी में जाकर मिलती नहीं है, न किसी बड़ी नदी में मिलती है, बल्कि स्वयं अकेले ही सीधे गंगा में आकर। ए है चंबल, बी है सोन, डी सी है बेतवा, डी जमुना। तो यहाँ पर सोन नदी जो है ये अमरकंटक से निकलती है, जो एमपी में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। एमपी के अमरकंटक से निकलती है और सीधे गंगा में आकर प्रवेश करती है। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक,
आगे है सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? ए है गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गंगा और ब्रह्मपुत्र, डी नर्मदा ताप्ती। तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो हैं वो सुंदरवन का डेल्टा बनाती हैं, क्योंकि सुंदरवन का डेल्टा की अगर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में इसका निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सुंदरवन का डेल्टा जो होता है वो दलदली क्षेत्र में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा इसका डेल्टा का निर्माण होता है। तो ध्यान रखिएगा, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो यहाँ पर और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है नर्मदा और ताप्ती। तो नर्मदा और ताप्ती जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहने वाली भारत की दो मात्र नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, और अरब सागर में गिरती हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि अगर हम ओवरऑल इस चीज़ की बात करें, अगर हम यहाँ पर एक थोड़ा सा बिल्कुल शॉर्ट में समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर, कि अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, अगर हम भारत के नक्शे में हम कुछ ऐसे अगर चर्चा करते हैं तो देखिए गंगा और ब्रह्मपुत्र ये बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती हैं और ये पश्चिम बंगाल में ही सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करती हैं। चूँकि गंगा का उद्गम जो है वो बिल्कुल ध्यान रखिएगा मानसरोवर, ब्रह्मपुत्र का वहीं के बगल में तिब्बत में ये सांगपो नदी से मतलब उद्गम होता है जिस नदी का, और ये दोनों नदियाँ जब मिलतेंगी तो ये जाती हैं कहाँ पर, पश्चिम बंगाल बांग्लादेश की तरफ होती हुई पश्चिम बंगाल से गिर जाती हैं उधर। तो ये जब मिलेंगी तो मेघना बन जाएंगी और सुंदरवन का डेल्टा का निर्माण करेंगी। तो ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः है तो उत्तराखंड और तथा तिब्बत में। देखिए उत्तराखंड और तिब्बत में ये नदियों का उद्गम स्थान है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये भी प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछा जाता है, इन दोनों नदियों का उद्गम स्थान पूछ लेता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का स्थान, देखिए गंगा का अगर बात करें तो बिल्कुल गंगा जो है उत्तराखंड से निकलती है, जबकि ब्रह्मपुत्र नदियाँ वही तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, आगे क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? तो देखिए कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो देखिए ब्रह्मपुत्र नदी मैंने आपको बताया कि तिब्बत के मानसरोवर, तिब्बत भारत का हिस्सा जो है वो बिल्कुल बॉर्डर पड़ता है, तो भारत में उसका उद्गम नहीं होता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम भारत में नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर तिब्बत में बहने वाली नदी सांगपो निम्नलिखित में से किस राज्य से भारत में प्रवेश करती है? ए है असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर। तो ये देखिए चारों नाम जो है वो पूर्वोत्तर भारत के हैं। और देखिए तिब्बत के मानसरोवर झील से यहाँ से जब ये नदी निकलती है तो भारत में आती है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश में ये सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है। और अलग अलग देश में, जैसे तिब्बत में इसे अलग नाम से जानते हैं, भारत में जब ये प्रवेश करती है तो इसे सांगपो नदी के नाम से जानते हैं, और जब ये गंगा से आकर मिलती है तो इसे अलग नाम से। तो नाम भी इम्पॉर्टेंट है, किस राज्य में मिलती है ये भी इम्पॉर्टेंट है। एक बार बहुत अच्छे से नदियाँ भी डिस्क्राइब कर दूंगी, ताकि छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। क्वेश्चन कहाँ फंसता है, जब आप थोड़ा सा देखिए, अब नदियाँ हैं तो नदियाँ आप पूरा डिटेल में पहले बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, ताकि आपको देखिए आपको पता है कि ये सारी नदियाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदियाँ, ये सारी नदियाँ जो होती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये इससे आपके प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो हम इन्हें बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर लेंगे। आप इतना जानते रहिए कि भारत में जब तिब्बत से निकलने वाली नदी जो है भारत में आती है तो वो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है, और जब वो गंगा से मिलती है तो मेघना के नाम से जानी जाती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ही भारत में जब आगे पश्चिम बंगाल की ओर जाती हैं तो सुंदरवन के डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये सब चीज़ों को बार बार पढ़ने से चीज़ें याद हो जाएंगी, रिपीट हो जाएंगी। ठीक, चंदावर का युद्ध 1194 के मध्य हुआ था। चंदावर के युद्ध से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि 1191 और 1192 में तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध क्रमशः हुआ था। 1194 की बात करें तो ये युद्ध हुआ आपका जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जयचंद और मोहम्मद गोरी, क्योंकि जयचंद की बेटी संयोगिता जो मतलब का अपहरण कर लिया गया था पृथ्वीराज तृतीय के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 में। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नैषधीय चरित खंड खाद्य के रचयिता श्रीहर्ष, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। कि श्रीहर्ष आपसे पूछ सकता है कि श्रीहर्ष किसके शासक के राजकवि थे? पृथ्वीराज तृतीय, कुमारपाल, चंद्रदेव, जयचंद। तो जयचंद के राजकवि थे श्रीहर्ष, ध्यान रखिएगा। और नैषधीय चरितम इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। आपसे नैषधीय चरितम का नाम भी पूछा जाता है कि किसकी है, तो श्रीहर्ष की है। और श्रीहर्ष जो थे वो जयचंद के जो थे वो राजकवि थे। तो राजकवि से भी प्रश्न पूछा जाता है, सब बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन है। फिर एक क्वेश्चन है
ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। चंदावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था 1194 में, जयचंद और मोहम्मद गोरी के बीच में। तो ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक, आगे है, अच्छा ये भी आगे है क्वेश्चन, निम्नलिखित शहरों में से किसमें लिंगराज मंदिर अवस्थित है? भुवनेश्वर, बीजापुर, कोलकाता, श्रवणबेलगोला। तो शहरों की अगर बात करें तो लिंगराज मंदिर है उड़ीसा के भुवनेश्वर में। ध्यान रखिएगा, उड़ीसा के भुवनेश्वर में है लिंगराज मंदिर। इसको भी देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं, पर्यटकों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्र स्थल है लिंगराज मंदिर। और लिंगराज में मंदिर जो है वो भुवनेश्वर में है, जो उड़ीसा राज्य में पड़ता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपको क्वेश्चन की वैरायटी पसंद आई हो, सेशन पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो आई होप आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी। तो जो भी व्यूअर्स इस चैनल पर नए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।